Hello friends, welcome to XIS monthly current affair magazine classes from our very own current affair magazine, that is Current Express. And as you already know, this is your one-stop solution for current affairs. This is going to be our final class for January 2025 and we are going to discuss some important topics here. So without wasting our time, let's just dive into it. ओके तो अभी हम लोग क्या करते हैं ना, कार टी सेल थेरेपी से स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज कार टी सेल थेरेपी का कार इज काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। तो अगर आपने मेरी क्लासेस करी हैं तो आपको पता होगा कि एक रिसेप्टर टाइप की चीज होती है जो जब भी हम इम्यूनिटी पढ़ते हैं या जब भी हम वैक्सीन या फिर क्या बोलते हैं उसको एंटीजन एंटीबॉडी पढ़ते हैं तो हम हमेशा पढ़ते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी इनके ऊपर रिसेप्टर होता है जो रिसीव करता है। बेसिकली ये समझो तो कार टी सेल थेरेपी जो होता है उसको बोलते हैं काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। ये एक इम्यूनोथेरेपी है, ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इट्स एन इम्यूनोथेरेपी जिसमें एक पेशेंट अपना खुद का इम्यून सिस्टम यूज करके फाइट करता है कैंसर सेल्स को। सो यूजेस इट्स ओन इम्यून सिस्टम to fight cancer। ठीक है, तो कार टी सेल थेरेपी को अप्रूव किया गया था फॉर ल्यूकीमिया। और ये जो है ल्यूकीमिया क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ कैंसर जो कि WBC बहुत एक्सेसिव में बढ़ जाती है ना उसके लिए, और लिम्फोमास के लिए जो कि लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर है। कार टी सेल थेरेपी को हमेशा ना कभी कभी ऑफन इट्स नोन एज लिविंग ड्रग्स, क्या बोलते हैं इसको, लिविंग ड्रग्स भी बोलते हैं। ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं, टी सेल्स को कलेक्ट करते हैं। अब ये टी सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो इट्स अ टाइप ऑफ WBC जो हेल्प करता है टू फाइट इन्फेक्शन फाइट करने के लिए। तो टी सेल क्या हुआ, इट्स अ टी सेल इज अ टाइप ऑफ WBC। क्या होता है, इट्स अ टाइप ऑफ WBC जो कि हेल्प करता है टू फाइट इन्फेक्शन, और ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है पर्सन के खुद के ही ब्लड से। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ओन ड्रग या फिर लिविंग ड्रग्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या करके क्या किया जाता है, ये जो टी सेल WBC से निकाला जाता है इसको जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं। क्या करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं। कहाँ पे मॉडिफाई करते हैं, तो लैब में मॉडिफाई करते हैं, और लैब में मॉडिफाई करके इसको बना देते हैं कार। ठीक है, इसके उसको ऐसे मॉडिफाई करते हैं कि एक स्पेशल प्रोटीन बनाएगा जिसको काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर बोलेंगे, और ये उनके सरफेस पे आ जाता है, राइट। अब ये कार को ऐसे डिजाइन करा जाता है ना कि ये बाइंड कर सके एक स्पेसिफिक एंटीजन को। कार का क्या काम है, स्पेसिफिक एंटीजन से बाइंड करना। अगर सिंपल भाषा में समझना चाहो तो कोई स्पेसिफिक चीज से हम इसको बचाना चाहेंगे ना, कैंसर है तो कैंसर को ही ये पकड़े, अगर कोई और है तो किसी और को ही मार्क करे, यानी स्पेसिफिक सेल एंटीजन को पकड़ेगा जो कि कैंसर सेल वाला एंटीजन होगा। ठीक है, कैंसर सेल एंटीजन, ये लिख देती हूँ तो इजी रहेगा। अब क्या किया जाएगा, इसको लैब में नंबर में बढ़ाया जाएगा कार टी सेल को, और फिर ये जो नंबर में बढ़ा हुआ है ये भी यहाँ कर देती हूँ, नंबर इज इंक्रीज्ड, कार टी सेल के नंबर्स बढ़ाए जाएंगे लैब में। और फिर क्या किया जाएगा, इन्फ्यूज कर दिया जाएगा इन पेशेंट, इन्फ्यूज इन पेशेंट में डाल दिया जाएगा, और फिर पेशेंट को कभी भी कैंसर सेल उस पर आएगी तो ये कार टी सेल्स उससे लड़ेंगे, उसको मार देंगे। सिंपल ये कहानी। और ये इसमें इतना टाइम मैंने क्यों लिया, बिकॉज कार टी सेल थेरेपी बहुत न्यूज में है। तो इसमें रिसेंट अपडेट ये है कि CDSCO ने अप्रूव किया क्वार्टेमी कार टी सेल थेरेपी फॉर ब्लड कैंसर। तो अब आपको समझ में आएगा, अगर कार टी सेल थेरेपी आया तो क्वार्टेमी आया, तो वो भी आप जान पाओगे क्वार्टेमी क्या है। नेक्स्ट वी हैव इंडिया की ओबिसिटी गाइडलाइन, जिसमें हमने बात की थी 15 साल बाद इसको अपडेट किया गया और ओबिसिटी ग्रेड्स लाई गई, क्योंकि हमने पहले भी बात की थी कि BMI जो है वो फैट मेजर नहीं करता, वो सिर्फ वेट बताएगा, और वेट जो होता है ना वो सिर्फ फैट के बेसिस पर नहीं होता है। वेट में आपका वाटर वेट आता है, वेट में आपका बोन की डेंसिटी का वेट आता है, वेट में आपके फैट्स का भी वेट आता है। ठीक है, लिमिटेशन क्या है कि इट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन फैट एंड मसल, सिंपल यही बात है। ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च और डेवलपमेंट पार्टनरशिप वो WHO और इन्होंने मिलकर किया है टू रिपोर्ट ऑन एंटीबायोटिक शॉर्टेज। अब ये GARDP जो है, इट्स ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप, ये एक इनिशिएटिव है ताकि ग्लोबल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्राइसिस से बचा जा सके, कोई भी शॉर्टेज हो तो उसको एड्रेस करा जा सके। तो कौन सी कंट्रीज में ये करेगा, ऑफकोर्स लो इनकम कंट्रीज में शॉर्टेज तो वही आएगी
आएगी। देन वी हैव न्यूरोमॉर्फिक डिवाइस। तो इंडियन साइंटिस्ट ने डेवलप किया इस न्यूरोमॉर्फिक डिवाइस को, जो कि इंस्पायर है बाय ह्यूमन पेन रिस्पॉन्स, जैसे हम पेन को रिस्पॉन्स करते हैं। ये डिवाइसेस हमारी ब्रेन को मिमिक करेंगी और हैंडल करेगी कॉम्प्लेक्स टास्क जैसे कि मेमोरी, रिकॉग्निशन और डिसीजन मेकिंग। तो क्या होगा ना, जो वेरेबल टेक्नोलॉजीज है, जैसे जो हम अपने वॉचेस पहनते हैं ना, या ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन वाली चीजें, उनमें इसका बहुत एप्लीकेशन आएगा। देन वी हैव टाइटेनियम। इंडियन फर्न ने सक्सेसफुली पहला VAR फर्नेस कमीशन किया है फॉर एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम अलॉय प्रोडक्शन। अब देखो इस फर्नेस में क्या होगा, अलॉय बनेगी। किसकी अलॉय? टाइटेनियम की। अब टाइटेनियम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि हमें जरूरत पड़ गई इसके फर्नेस बनाने की? तो देखो टाइटेनियम अपनी स्ट्रेंथ, लाइट वेट और कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए फेमस है। अभी सोच के देखो, कोई चीज हल्की है उस पर कोरोजन नहीं लगता, कोरोजन माने जंग नहीं लगती, और वो बहुत स्ट्रेंथ भी है, तो कहाँ यूज हो पाएगा? बेस्ट होगा एयरप्लेन के लिए, क्योंकि एयरप्लेन में ऊपर जंग भी नहीं लगेगी, लाइट वेट भी रहेगा। उसके अलावा मेडिकल इम्प्लांट्स के लिए बड़ा सही होगा, पावर प्लांट के लिए सही होगा। तो यही इसका रोल भी है टाइटेनियम का, ठीक है। देन वी हैव पिंक फायर रिटार्डेंट्स। अभी आपको पता होगा LA में वाइल्ड फायर आए थे, तो वहां पे फोर्स चेक यूज किया गया था। व्हाट इज दिस फोर्स चेक? तो ये बेसिकली एक अमोनियम फॉस्फेट बेस्ड, क्या, NH4 NH3PO4 होगा शायद, इसको आप चेक कर लेना फॉर्मूला को। अमोनियम फॉस्फेट बेस स्लरी है और इस वजह से इसका कलर ना पिंक हो जाता है फॉस चेक का, और ये फायर को स्प्रेड करने से रोकता है, ठीक है। NH4PO3 होगा आई गेस, अमोनियम फॉस्फेट, क्योंकि अमोनियम, ठीक है। इसको एक बार ही चेक कर लेना बस आप लोग। तो देख रहे हो किस तरह से पिंक कलर का है, तो ये फायर रिटार्डेंट की तरह काम करता है, फायर को कंट्रोल करेगा और इन्वायरमेंट पोल्यूशन को भी रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट वी हैव फ्यूचर ऑन ऑटोमोबाइल। तो इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज जो है वो EV पे स्विच कर रही हैं। क्यों? क्योंकि EVs जो है ना बहुत तरह से ग्रो कराएंगे और इंडिया की जो कैपेसिटी है वो भी ठीक करेगी। देखो EV का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, वो है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। EV अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ेगा अगर उसको आप चार्ज नहीं करने दोगे। तो हमें एक्सपेंशन की जरूरत है इन चार्जिंग स्टेशंस की, जो हो भी रहा है। नेक्स्ट वी हैव इंडिया ज्वाइंस UN पैनल ऑन बिग डेटा। यहाँ से आपको दो चीज जानी है। अभी रिसेंटली इंडिया को UN स्टेटिस्टिक काउंसिल में भी ऐड कर दिया गया है, तो पहली चीज तो ये जानो। दूसरा, इंडिया UN एक्सपर्ट कमिटी ऑन एक्सपर्ट ऑन बिग डेटा एंड डेटा साइंस फॉर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स का भी पार्ट हो गया है। ये स्टैटिस्टिक्स बार बार आ रहा है, तो इससे ये पता चलता है इंडिया स्टैटिस्टिकल रोल में आगे बढ़ रहा है। इसमें स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, डेटा को कंपाइल करते हैं, स्टैटिस्टिक्स बनाते हैं, डेटा बनाते हैं। ये बिग डेटा जो है वो लार्ज कॉम्प्लेक्स डेटा सेट है जो कि ट्रेडिशनल सिस्टम को हैंडल नहीं कर सकता इफेक्टिवली। इंडिया के इनिशिएटिव्स कौन कौन से हैं इन डेटा को लेके? तो एक है नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, दूसरा है बिग डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी और तीसरा है नेशनल डेटा वेयरहाउस और ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। अभी आपको पता ही है LA में वाइल्ड फायर्स आए थे और ये कैलिफोर्निया में ही है, तो कैलिफोर्निया में इस वाइल्ड फायर को रोकने के लिए पिंक फायर रिटार्डेंट, जिसके बारे में हमने अभी ऊपर पढ़ा फर्स्ट चेक, वो यूज किया जा रहा है। और अभी फायर, इस वाली न्यूज को वापस पढ़ने से क्या हमें पता चलेगा, हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पता चलेंगे, जैसे सैंटा एना विंड्स। ये आपको एज इट इज क्वेश्चन आ सकता है। ये हॉट और ड्राई विंड्स होती हैं जो कभी भी फायर लगता है ना उसमें फ्यूल की तरह काम करती हैं। उसके अलावा नेचुरली कैसे फायर लग सकती है? अगर बिजली गिरती है, लाइटनिंग स्ट्राइक होता है या ड्राई वेजिटेशन होता है, तो ड्यू टू फ्रिक्शन उसमें एक चिंगारी लगती है, पूरा वेजिटेशन में आग लग जाती है। एंड क्लाइमेट चेंज, तो ऑफ कोर्स अनयूजुअल ड्राई विंटर या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी वाइल्ड फायर्स बढ़ते हैं। देन सॉवरेन AI। इंडिया ना अपना खुद का AI, जब सॉवरेन किसी भी चीज में लग जाता है तो इट्स ओन, तो इंडिया अपनी खुद की AI में के लिए इन्वेस्ट करिए, AI बनाने के लिए और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के लिए, ताकि हम भी AI सॉवरेनिटी ला पाए। जैसे आपने देखा ही चाइना ने अपना बना दिया डीपसीक। तो $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी 2028 तक हमारी हो जाएगी। तो सॉवरेन AI एक नेशन की एबिलिटी है टू डेवलप, कंट्रोल एंड डिप्लॉय इट्स ओन AI यूजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज, तभी तो ओन बोल रहे हैं। फायदा क्या होगा? तो हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस मिलेगी थ्रू होम ग्रोन AI डेवलपमेंट। अभी सोचो, मतलब मैं तो बहुत ही हैरान हो जाती हूँ सोचकर कि मैं तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हूँ इस बात को सोच के कि एक टाइम पे हम लोग सोचते थे कि वील बिकम वेपन का ग्रेट प्रोड्यूसर, ये वो। अब AI डेवलप करना इज ऑल्सो कंसिडर्ड एन इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस। हाउ फार द वर्ल्ड हैज कम। 67th फाउंडेशन डे ऑफ DRDO। देखो DRDO इज डिफेंस
रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। डीआरडीओ 1958 में बनता है और ये जो है इंडिया का प्राइमरी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिफेंस टेक्नोलॉजी। हमने ये क्यों बनाया था? ताकि हम सेल्फ रिलायंट हो सके डिफेंस टेक्नोलॉजी, बाहर से हमें लेना ना पड़े और हमारी आर्म फोर्स जो है वो मॉडर्नाइज हो जाए। तो 67th फाउंडेशन डे को ऑनर करते हुए, हमारे प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम को ऑनर करते हुए हमने 67th फाउंडेशन डे मनाया, किसका? डीआरडीओ का। 3 ईयर ऑफ ओएनडीसी। ओएनडीसी क्या है? तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये जब आया था ना, इट क्रिएटेड अ मैसिव वेव ऑफ चेंज। ये 2022 में आया था। ये डेमोक्रेटाइज करने के लिए आया था डिजिटल कॉमर्स को। कैसे? तो इंटरऑपरेबिलिटी को फोस्टर करके और प्लेटफॉर्म मोनोपोलीज को हटाकर। ओएनडीसी ने अपनी 3rd एनिवर्सरी मनाई और 15 मिलियन मंथली ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं ओएनडीसी से। ये बेसिकली क्यों आया था ना? ताकि हमारा ई कॉमर्स इन्वायरमेंट और अच्छा हो सके छोटे बिजनेसेस के लिए, स्मॉल बिजनेसेस के लिए। इसमें ना काफी लो कॉस्ट था कस्टमर एक्विजिशन का। इसमें एक, जैसे अभी जो हमारे वो होते हैं Amazon वगैरह होते हैं, उसमें एज अ बायर आप जाते हो, एज अ बायर आप कुछ खरीदते हो, पर ओएनडीसी में एज अ सेलर भी आप आ सकते थे। तो आपने कई बार सुना होगा कि Amazon वगैरह ना कुछ सर्टेन कंपनी के प्रोडक्ट को ऊपर रखते हैं, तो उससे मोनोपोली हो रही थी। तब हमने अपने खुद का ओएनडीसी बनाया। ओएनडीसी इसलिए भी बहुत अच्छा है बिकॉज ये रीजनल लैंग्वेजेस में भी है, अलग अलग रीजन्स के लोग इसमें खुद को लिस्ट कर सकते हैं और कंज्यूमर को भी बहुत डाइवर्स ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पे कुछ खरीदने के, और प्राइसेस भी कॉम्पिटिटिव होती हैं। थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन, तो इंडिया की जो एनटीपीसी है और यूएस का क्लीन कोर थोरियम एनर्जी, इन्होंने एक पैक्ट साइन किया है ताकि थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन हो सके। मैंने आपको पहले भी समझाया था, थोरियम बहुत ज्यादा अमाउंट में है, स्पेशली इंडिया में मोनाजाइट सैंड से केरला में, वहां आपको खूब सारे थोरियम मिलते हैं, ठीक है। ये बहुत ही नेचुरली अबंडेंट है थोरियम, और लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि थोरियम इज फर्टाइल या फिर आप फिजनेबल मटेरियल बोल सकते हो, बट इट्स नॉट एक्टिवली फिजाइल लाइक यूरेनियम। तो थोरियम को ना थोड़ा सा एक्टिव करना पड़ता है ताकि ये चेन रिएक्शन को सस्टेन कर पाए, क्योंकि यही चेन रिएक्शन है जिसकी वजह से आपकी एनर्जी निकलती है, फिजन एनर्जी। तो ज्यादा अबंडेंट है यूरेनियम से और ज्यादा इसमें पोटेंशियल भी है प्रोडक्शन की, बस हमें थोड़ा सा उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। इंडिया एज अ ग्लोबल हब फॉर डेटा सेंटर, तो इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। लेट्स सी कुछ ज्योग्राफी के न्यूज। सबसे पहला है टाइडल टेल। तो एस्ट्रोनॉमर्स ने डिस्कवर किया लॉन्गेस्ट टाइडल टेल एवर ऑब्जर्व्ड, किसका? तो गैलेक्सी एनजीसी 3785 का। ये 1.27 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। टाइडल टेल क्या होती है? तो ये एक लॉन्ग स्ट्रीम ऑफ स्टार और गैस होती है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो किस तरह से लंबी सी टेल सी बन गई है। और ये तब बनता है जब गैलेक्सीज इंटरैक्ट करती हैं आपस में। जब दो गैलेक्सी बहुत पास पास से क्लोज से जाएगी ना, तो दोनों कुछ मटेरियल आपस में पुल करेंगे और 2 टाइडल टेल बन जाएगी। और ये हमें किस चीज के लिए हेल्प करेगी? तो गैलेक्सी का इवोल्यूशन, फॉर्मेशन अंडरस्टैंड करने के लिए, ये गैलेक्टिक मर्जर्स को ट्रेस करने के लिए, और इन्फ्लुएंसेस ऑन स्टार फॉर्मेशन भी चेक करेगी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टाइडल फ्लडिंग। तो टाइडल फ्लडिंग बहुत फ्रीक्वेंट हो गई है, स्पेशली एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में। ये क्या होती है? तो देखो, आपको पता होगा हाई टाइड और लो टाइड, ये तो पता ही होगा ना। अर्थ, मून और सन, इनके वजह से, सन तो बड़ा होगा ऑफ कोर्स अर्थ से, सन, अर्थ और मून, इन तीनों के ग्रेविटेशनल एनर्जी के वजह से क्या होता है? अर्थ में टाइड्स बनती हैं, इनको बोलते हैं टाइड, ठीक है। और अर्थ का खुद का भी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होता है। ये टाइड्स जो होती हैं हाई और लो टाइड्स होती है। जब हाई टाइड आता है तो कोई एक ऐसा रीजन जहाँ पे पानी, ये मान लो ये समुद्र है और बहुत हाई टाइड आई तो यहाँ पे पानी भर गया, है ना। ये जो पानी भरता है ना, इसको टेम्पररी फ्लडिंग बोलते हैं हाई टाइड के टाइम, और ये फुल मून के टाइम पे हाई टाइड आती है। और ये फ्लडिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मतलब हाई टाइड भी बड़े होंगे तभी तो ये यहाँ तक फ्लड होने लग गया होगा, तो इसी को टाइडल फ्लडिंग बोलते हैं। इसका रीजन क्या है? तो सी लेवल भी तो बढ़े हैं, स्टॉर्म्स भी तो बढ़ा है, क्लाइमेट चेंज भी तो हो रही है, और कोस्टल ज्योग्राफी भी ऐसी है कि ज्यादा वल्नरेबल हो रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए व्हाट इज टाइडल फ्लडिंग। ये देखो, पहले यहाँ तक आती होगी, अब पानी यहाँ तक आ जा रहा है। देन स्टॉर्म यूएन एक बॉम्ब साइक्लोन है, ठीक है, जो कि ब्रिटिश आइल्स जो एरिया है आयरलैंड और स्कॉटलैंड की, वहां पे देखा गया और इसने बहुत डिस्ट्रक्शन किया ना। व्हाट इज बॉम्ब साइक्लोन? वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक ऐसा स्टॉर्म होता है ना जिसमें अचानक से प्रेशर गिर जाता है। ऑलरेडी आपको पता है लो प्रेशर एरिया के वजह से ही स्टॉर्म्स बनते हैं। हमारे इधर इंडिया में साइक्लोन्स होते हैं, हरिकेन वगैरह आपके उधर आता है यूएस वगैरह के रीजन में। तो जो लो प्रेशर ऑलरेडी है उसमें भी अचानक से प्रेशर 24 मिलीबार तक गिर जाए एक दिन के अंदर, तो उसको हम लोग
लोग बोलते हैं बॉम्ब साइक्लोन। ये बहुत स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग जेट स्ट्रीम के वजह से कोल्ड वार्म और एयर वार्म साथ में जब क्लैश करता है तब बनते हैं बॉम्ब साइक्लोन। और ओशियन का भी मॉइस्चर इसमें ऐड कर दो तो इट्स अ रेसिपी फॉर बॉम्ब, ठीक है। तो बॉम्ब साइक्लोन बनता है और आप देखो कितने लंबे लंबे वेव्स आ रहे हैं। और इस वजह से ये स्टॉर्म इवन आया, ये रैपिडली इंटेंसिफाइड स्टॉर्म था और बहुत ज्यादा प्रेशर इसमें गिर गया था। ये जो है वो ओरिजिनेट हुआ था 22 जनवरी को यूएस कोस्ट में और बाद में स्कॉटलैंड तक पहुंच जाता है। इसकी विंड स्पीड 114 माइल पर आवर चल रही थी और आयरलैंड और स्कॉटलैंड को अफेक्ट की थी। नेक्स्ट वी हैव कुनमिंग बॉन्ड। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि मेजर फ्रेमवर्क जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कुनमिंग मॉन्ट्रियल, ये सब है, ये तो आपने पढ़ा ही रखा है। इंडिया की ग्राउंड वाटर रिकवरी की बात करते हैं। तो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज में डिप्लीशन आ गया है ड्यू टू ओवर एक्सट्रैक्शन एंड क्लाइमेट चेंज। ओवर एक्सट्रैक्शन और क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्राउंड रिसोर्सेज कम हुई हैं। तो ये ग्राउंड वाटर क्यों चाहिए हमको? हमें एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग, इंडस्ट्रियल यूज सबके लिए चाहिए, पर हम अनसस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं जिससे बाद में ये शायद ना बचे। वनातु जो है ना, इट्स एन आइलैंड कंट्री, ठीक है। वनातु में 7.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया जिसमें 14 लोग मर गए और 200 से ज्यादा इंजर्ड हो गए। 7.3 इज अ वेरी हाई मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक। आपको पता है ना अर्थक्वेक को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? तो रिक्टर स्केल पे मेजर करते हैं, ठीक है। रिक्टर स्केल पे मैग्नीट्यूड मेजर होती है और जो इंटेंसिटी मेजर होती है मर्केली स्केल से, ठीक है। इंटेंसिटी मर्केली स्केल से मेजर होती है और मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल से। तो ये मैग्नीट्यूड है 7.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है, इट्स वेरी हाई मैग्नीट्यूड। वनातु जो है आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के पास सिचुएटेड है और इसमें इसी वजह से बहुत ज्यादा सिस्मिक एक्टिविटी देखी जाती है। ये अर्थक्वेक जो है ना वो तब हुआ जब पैसिफिक और ऑस्ट्रेलियन प्लेट मिली और एक दूसरे से कोलाइड ही हुई होंगी, तब भी सिग्निफिकेंट डैमेज आ गया था। नाउ वील सी सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो सियांग जो है आपकी एक नदी है अरुणाचल प्रदेश में, इस पे 12 गीगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की वजह से प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए वहां पे अरुणाचल प्रदेश में। सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है वो सियांग नदी का पोटेंशियल यूज करके 12.5 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी बनाना चाह रहा है। ये सियांग रिवर को यार्लुंग जाम्बो भी बोलते हैं तिब्बत में और ये बहुत इंपॉर्टेंट वाटर वे है जो बाद में ब्रह्मपुत्र बनाती है। ये देखो, ये रहा आपका यार्लुंग जाम्बो, ये अरुणाचल प्रदेश में आता है एंड देन ब्रह्मपुत्र बनते हुए ड्रेन कर जाता है बांग्लादेश में। रिवर री इमेजिन द इंटरलिंकिंग स्टोरी। तो प्राइम मिनिस्टर ने हमारे केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है उसको इसका फाउंडेशन स्टोन ले किया। अब देखो बुंदेलखंड रीजन में बहुत वाटर स्कैरसिटी है, तो जो एक्सेस पानी है ना ये केन का, वो हम बेतवा में ट्रांसफर कर रहे हैं। बेतवा इज इन एमपी और जो केन है, केन में एक्सेस वाटर है, ठीक है। वो हम क्या कर रहे हैं, केन से लेकर, ठीक है। केन आपका एमपी में है और बेतवा इज इन यूपी। आई एम सो सॉरी, बेतवा इज इन यूपी। तो केन का एक्सेस पानी, ठीक है, वो हम लोग लेकर एमपी से बेतवा में भेज देंगे। और बेतवा जो रीजन है ना, इट्स पार्ट ऑफ बुंदेलखंड रीजन जो कि बहुत ज्यादा वाटर स्कैर्स है। तो एक्सेस फ्लडिंग हो जाए केन में, उससे तो अच्छा है कि केन का एक्सेस पानी आप बेतवा में डाल दो। तो ये वाली केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट थी। इसको पायनियर किया था सर आर्थर कॉटन और एम विश्वेश्वरैया ने 19th सेंचुरी में। नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान ने नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी बनाई थी। ये जो रिवर इंटरलिंकिंग, ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की बात हो रही है। रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के कंपोनेंट्स है एक हिमालयन रिवर, पेनिनसुलर रिवर। हिमालयन रिवर में 14 लिंक प्रोजेक्ट्स प्रपोज्ड हैं और पेनिनसुलर में 16। जैसे एक एग्जांपल मैं देती हूँ, मेची कोसी जो बिहार के प्रॉब्लम्स को बहुत ज्यादा सॉल्व करेगा, राइट। देन वी हैव रिकॉर्ड ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इफेक्ट ऑन इंडिया। तो डब्ल्यूएमओ ने कंफर्म किया कि 2024 इज द वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड विच वी हैव टॉक्ड अबाउट। तो आप यहाँ से डेटा देख सकते हो कितना ब्रीच हुआ है। 1.55 डिग्री सेल्सियस अब प्री इंडस्ट्रियल लेवल चला गया है। जो हमें कंट्रोल करना था हमने बढ़ा दिया है, राइट। हीट भी आप देख सकते हो, 16 जेटा जूल्स ऑफ हीट जो है वो ओशन ने एब्जॉर्व कर लिया। बहुत ज्यादा हीटिंग हो जाएगी, राइट। देन वी हैव अर्थक्वेक इन तिब्बतन चाइना एंड नेपाल। तो 7.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो है वो तिब्बतन रीजन ऑफ चाइना और नेपाल में देखा गया, जिस वजह से काफी वाइड स्प्रेड डैमेज हुई। हुआ क्या, जो इंडियन प्लेट है ना वो बहुत टाइम से ड्रिफ्ट कर रही है नॉर्थ की तरफ। देखो ये आपका इंडियन प्लेट था ना, यहाँ पे जब हमने क्लैश किया, just making a stupid wait.
तो हमारा जब अर्थ कोलाइड करा ना यहाँ पे, यहाँ से ऐसे कोलाइड करा था, तो ये यूरेशियन प्लेट था। तो ये ना बार बार हर क्या बोलते हैं 5 सेंटीमीटर पर ईयर कोलाइड कर रहा है, मतलब इस तरफ ही जा रहा है, कोलाइड करके इस तरफ इस प्लेट से टकरा रहा है, यूरेशियन प्लेट और ये अपना इंडियन प्लेट है। और इस टकराने की वजह से हिमालय जो है ना और ज्यादा बढ़ रहे हैं हाइट में, क्योंकि इसी से हुआ था ना, ये आपका क्या है, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन है, और इस कोलिजन की वजह से अर्थ जो है हिमालय की साइज बढ़ रही है, इस वजह से अर्थक्वेक्स भी आते हैं। देन वी हैव लानीना, लानीना आ चुका है, एल नीनो खत्म हो गया, लानीना इमर्ज हो गया, बट दिस लानीना इज माइल्ड। लानीना कब आता है ना, जब कूल फेज चलता है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन का, माने जो हमारा ये टेम्परेचर है ना पैसिफिक ओशन का, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, ये ठंडा रहता है, और इस वजह से ना बारिश आती है हमारे इंडिया में, बहुत अच्छा होता है हमारे लिए लानीना। तो लानीना में ट्रेड विंड स्ट्रेंथन हो जाती है, तो वार्म वाटर वेस्टवर्ड आ जाता है, कूल वाटर ईस्टर्न पैसिफिक रीजन में आता है, और लानीना 2 से 7 साल तक लास्ट करता है, और एक इंसो के बाद आता है। अभी ट्रिपल डिप लानीना जो है वो देखा गया, ट्रिपल डिप एल नीनो ये भी हुआ था, ट्रिपल डिप लानीना भी हुई थी, तो वो सब भी एक कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होने चाहिए। अब हिस्ट्री देखते हैं, जैसे कि कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क सन टेम्पल कहाँ पे है, उड़ीसा में, हम सब जानते हैं, काफी फेमस टेम्पल है। कोणार्क सन टेम्पल जो है वो बे ऑफ बंगाल के पास देखा गया, ये किंग नरसिम्हा देव वन ऑफ गंगा डायनेस्टी ने बनवाया था, और अभी सिंगापुर के जो प्रेसिडेंट आए थे ना उन्होंने इसको विजिट भी किया। कोणार्क सन टेम्पल 13th सेंचुरी में बना था, और इसमें कुछ बहुत फेमस आर्किटेक्चरल डिजाइन है, जैसे चैरियट, जिसको रथ बोलते हैं ना, चैरियट है यहाँ पे, जो टाइम को सिंबलाइज करता है, क्योंकि इस चैरियट की व्हील्स में 24 कार्व्ड व्हील्स हैं, जैसे हमारा 24 आवर्स होता है ना वैसे। इसमें 7 घोड़े हैं जो सन की जर्नी बताता है, और इंट्रिकेट स्कल्पचर्स है जिसमें आपको डांसर्स, म्यूजिशियंस, मिथोलॉजिकल थीम्स दिखेंगी। क्योंकि ये टेम्पल है तो इसमें विमान और शिखरा दिखेगा, जो कि प्रिंसिपल सैंक्चुरी है विद कोलैप्स्ड क्राउन। अब सोचो, विमान और शिखरा नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल में है या फिर द्रविड़ स्टाइल में। आप सोचो, अगर आपने रिवाइज किया है तो यूल नो द कल्चर। तो आप जब टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ते हो तो आप नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पढ़ते हो, विच इज फाउंड इन नॉर्थ इंडिया। तो ये जो आपका टेम्पल है ना, ये भी नागरा स्टाइल पर है, इसीलिए आपको ये विमाना और शिखराज दिखेंगे, ठीक है। जो ऊपर ऐसा मंदिर होता है, तो जो ऊपर होता है इसको हम लोग शिखरा बोलते हैं, ठीक है। ओके, नाउ यू हैव गॉट इट। नागरा स्टाइल में आपके विमाना होता है, एंड शिखरा होता है, और जो आपका नागरा स्टाइल, द्रविड़ा स्टाइल है, वहां पे आपका विमाना होता है, राइट। तो याद रखना आपको, इट्स नागरा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है, नागरा स्टाइल है, याद रखना, ये सब भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आपको नट मंदिर और जगमोहन दिखेगा, ये डांस हॉल है और ऑडियंस हॉल है जो पिरामिडल डिजाइन के थे। ये जगमोहन नहीं, जगमोहन होगा, ठीक है, याद रखना है, जगमोहना। नट मंदिर और जगमोहना, यहाँ पे डांस हॉल और ऑडियंस हॉल्स होते थे विद पिरामिडल डिजाइन। नेक्स्ट वी हैव, ये देखो, यही आपका कोणार्क सन टेम्पल, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही मार्वेलस है, बहुत अच्छे इसमें आपको सारी चीजें दिखेंगे, टाइम से पहले की है। नाउ लेजिम डांस, अभी छावा मूवी आई जिसमें छत्रपति सांबाजी के ऊपर थी, छत्रपति सांबाजी एंड औरंगजेब की जो क्लैश थी उसके ऊपर थी। वहां पे एक डांस था जिसमें छावा में छत्रपति सांबाजी को लेजिम डांस करते हुए दिखाया गया। एक्सक्यूज मी, लेजिम इज अ ट्रेडिशनल फोक डांस फ्रॉम महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से आया हुआ एक फोक डांस है। ये परफॉर्म किया जाता है विथ अ लेजिम। लेजिम क्या है, तो आपने देखा होगा कि वुडन इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें इस तरह की छोटी छोटी झालरी बते जिसको हम लोग, तो हमारे साइड पे तो इसको झालर या फिर क्या बोल सकते हैं, आवाज करती है, ऐसी ऐसी छोटी छोटी जिंगल्स होती हैं इसमें, ठीक है, वो घुंघरू टाइप्स छोटे छोटे होते हैं, उसको क्या हम लोग बोलते हैं, उसको लेजिम बोलते हैं। ये ना मोस्टली फेस्टिवल्स जब होते थे ना मराठा किंगडम में, मराठा एम्पायर के टाइम पे, तो वहां पे, और वैसे भी मराठीज लोग अपने फेस्टिवल में यूज करते हैं इसको। ये सिंक्रोनाइज्ड वे में परफॉर्म किया जाता है, ये देखो, ये दिख रहा है आपको हाथ पे, तो ये आपका जो है, दिस इज योर लेजिम डांस। और हिस्टोरिकल इम्पैक्ट क्या है, तो ये छत्रपति शिवाजी के टाइम पे काफी फेमस हुआ था ये लेजिम डांस। सो दिस इज योर, ये सिंबल भी है मराठा प्राइड का, ठीक है। ये पहले मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग थी जो बाद में इवॉल्व हो गई एज अ वेरी पॉपुलर डांस। तो आपको याद रखना है, लेजिम डांस लेजिम इंस्ट्रूमेंट से होता है, विच इज अ वुडन इंस्ट्रूमेंट विथ जिंगल, राइट। अब हम देखेंगे श्री नारायण गुरु।
ये जो सांबाजी थे ना वो छत्रपति शिवाजी के ही बेटे थे। नाउ वी हैव श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु कौन थे? तो ही वाज अ सोशल रिफॉर्मर, ठीक है। और ये अभी केरला के सीएम ने इन पे कुछ रिमार्क किया व्हिच वाज कंट्रोवर्सी, वी नीड नॉट टू गेट इनटू इट। तो श्री नारायण गुरु का जन्म केरला में हुआ था, चेमजापंती में। चेमाझंती, आई एम सो सॉरी अगर मैं इसका नाम गलत प्रोनाउंस करूं तो। ये इजावा कास्ट जो है, इजावा कास्ट के थे और ये कास्ट बहुत ही मार्जिनलाइज थी, इनकी बहुत कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होती थी। तो श्री नारायण गुरु ने एक मूवमेंट स्टार्ट की जिसका नाम था श्री नारायण गुरु मूवमेंट, एसएनडीपी मूवमेंट ये बोलते थे। ये सोशल इनइक्वालिटीज से फाइट करने के लिए था। इसमें इन्होंने एक बहुत फेमस स्लोगन दिया था जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वन कास्ट वन रिलीजन एंड वन गॉड फॉर ऑल, ठीक है। और ये क्या एडवोकेट करते थे? इक्वलिटी, नॉन वायलेंस और एनिमल सैक्रिफाइसेस, ठीक है। एसएनडीपी का फुल फॉर्म अगर आपको जानना है तो इट्स श्री नारायण धर्म परिपालना योजना। योजना नहीं, योगम, ठीक है, योगम, गलत पढ़ दिया मैंने इसको। ये एसएनडीपी का फुल फॉर्म है। तो इनका ये बहुत फेमस सा है, वन कास्ट वन गॉड एंड वन रिलीजन फॉर ऑल। तो ये आपको समझना है। वन मोर थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू, एक और था जिन्होंने बोला था नो कास्ट नो रिलीजन एंड नो गॉड फॉर मैनकाइंड। ये आपको दिया था सहोदरन अय्यप्पन ने, सहोदरन अय्यप्पन। ये भी एक फ्रीडम फाइटर, सॉरी सोशल रिफॉर्मर ही थे। इन्होंने बोला था नो रिलीजन नो कास्ट एंड नो गॉड फॉर मैनकाइंड। ये इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट साउथ इंडिया में कराया था एंड ही वाज अ डिसाइपल ऑफ एसएनडीपी। ये जो श्री नारायण गुरु है ना, इनके डिसाइपल थे, डिसाइपल ऑफ श्री नारायण गुरु। ऐसे लिख दूं, श्री नारायण गुरु, एसएनजी लिख देती हूँ, श्री नारायण गुरु, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज बोली थी, नो रिलीजन नो कास्ट नो गॉड फॉर मैनकाइंड। तो थोड़ा पता उन्हें, देखो इनके ही ये डिसाइपल है पर फिर भी इन्होंने ये चीज बोली। तो इन्होंने टेम्पल मूवमेंट करी थी और इनका ये स्लोगन काफी फेमस था। तो वी शुड ना कनेक्ट दीज टू। नेक्स्ट इज कूका रिबेलियन। तो कूका रिबेलियन जो है वो पंजाब साइड में हुआ था। तो 17 जनवरी को पंजाब के सीएम ने कोमेमोरेट किया था कूका मार्टर्स डे एट नामधारी शहीद स्मारक मालरकोटला। ये कूका रिबेलियन एक एंटी ब्रिटिश अपराइजिंग थी जो 1872 में हुई थी, काफी पुरानी है, पंजाब में हुई थी। बाय विच सेक्ट? बाय नामधारी सेक्ट, जिनको कूकास बोला जाता है। इसके फेमस लीडर थे सतगुरु राम सिंह, कूका हीरा सिंह और लेहना सिंह। ये एक रिलीजियस रिफॉर्म था जो सोशल वाइसेस के अगेंस्ट था, मीट कंजम्पशन के अगेंस्ट था और काउ स्लॉटर के अगेंस्ट था, ठीक है। कॉलोनियल ऑपरेशन से भी ये लोग परेशान हो गए थे, तो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट इन्होंने ये रेजिस्टेंस दिखाई। ये इसका नोटेबल फीचर क्या है? तो यहाँ पे मलेरकोटला और मलौद फोर्ट के ऊपर अटैक हुआ था और मास एक्सिक्यूशन किया गया था कूकास का आफ्टर दे सरेंडर। जब ये सरेंडर हो गए थे तो ब्रिटिशर्स ने इनका मास एक्सिक्यूशन किया था। और ब्रिटिशर्स तो थे ही बहुत ही रूथलेस और बहुत ही बेकार किस्म के लोग। अब मैं क्या करती हूँ ना, अब जब हम ये सारे रिवोल्ट्स और रिबेलियन पढ़ ही रहे तो एक आध और रिबेलियन जो 1857 से पहले हुए थे, ठीक है, उनको मैं थोड़ा सा यहाँ बता देती हूँ। तो आपका क्या होगा ना, थोड़ा आर्ट एंड कल्चर भी रिवाइज होगा। लेट्स जस्ट मेक द बेस्ट आउट ऑफ दीज क्लासेस, राइट। चलो करते हैं इसको। चलिए, तो ना हम लोग देखते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे ना, सबसे पहले हम देखेंगे सन्यासी अपराइजिंग, ठीक है। क्रोनोलॉजिकली देख लेते हैं, थोड़ा सा सही रहेगा हमारे लिए। तो क्रोनोलॉजिकली सन्यासी अपराइजिंग आपका 1763 के टाइम पे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका हो रहा है बंगाल सिपाही म्यूटिनी, ये आपका 1764 के टाइम में हो रहा है। फिर वेलुथम्पी रिवोल्ट, वेलुथम्पी रिवोल्ट, ये आपका 1805 में हो रहा है। फिर आपका आता है पागलपंती रिवोल्ट, ठीक है। ये कौन से रीजन में है वो भी मैं करवा सकती हूँ, बट लेट्स स्टिक टू इट क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मेरा मन था आपको देने का। ये आप अर्ली 19th सेंचुरी मान लो। फिर आपका वाघेरा रिबेलियन, वाघेरा रिबेलियन आपका होता है 1818 से लेकर 1819 के बीच में,
राइट। फिर आपकी भील अपराइजिंग होती है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट अपराइजिंग में से एक है। भील अपराइजिंग होती है, ये आपके 1818 से लेके 1831 तक चलती है। फिर आपकी फराइजी मूवमेंट होती है, ठीक है। इन सबके नेता भी हैं, जैसे हाजी सरियतुल्लाह आपके फराइजी मूवमेंट के अलग अलग हैं, तो वो एक बार आप खुद से मिला लेना, इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस। 1818 से लेकर 1862 फराइजी। फिर हो अपराइजिंग होती है, ये भी काफी फेमस अपराइजिंग में से एक है। हो अपराइजिंग आपकी होती है 1820s के टाइम पे, 1821 तक चलता है। एंड देन यू हैव वहाबी मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट बिहार वाले रीजन में काफी फेमस था। ये वहाबी मूवमेंट मुस्लिम प्यूरिफिकेशन के लिए था, सॉर्ट ऑफ 1870s तक चला है, 1825 के बाद। फिर आपका वहाबी मूवमेंट के बाद आता है अहोम रिवोल्ट। ये मुझे लगता है इस एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अहोम और असम की जो डायनेस्टी, पहले भी मैंने आपको बोला था, क्योंकि इस बार चारेदेव मैदान जो है उनको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाल दिया गया है। देन यू हैव कोल अपराइजिंग। कोल अपराइजिंग कोल अपराइजिंग 1831 के टाइम हुआ है। फिर कूका, जो अभी हम कर रहे थे ना, कूका 1840s में हुआ है। एंड यू हैव गडकरी रिबेलियन। गडकरी रिबेलियन आपका 1844 में होता है। फिर आपकी रामोसी अपराइजिंग। रामोसी अपराइजिंग, ये गडकरी थोड़ा सही कर देती हूँ, ढंग से पता नहीं चल रहा है क्या लिखा है मैंने। गडकरी, गडकरी अपराइजिंग आपने देख ली। फिर रामोसी अपराइजिंग होती है, ये आपकी होती है 1845 के टाइम पर। एंड देन यू हैव खोंड रिबेलियन, ठीक है। खोंड, भील, ये सारे क्या हैं, ये सारे ट्राइब्स हैं। खोंड रिबेलियन होता है, और खोंड रिबेलियन 1846 के टाइम पे होता है, 1855 तक चलता है। और फिर आपका होता है संथाल, द मोस्ट फेमस ऑफ द रिबेलियन। संथाल रिबेलियन होता है आपका सुल्तान परगना में 1855 से लेकर 1856। अब इसके बाद आपका होगा जो कि हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857 है। तो आपको रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले वाले मैंने आपको बता दिए। इसके बाद आपका पबना, इंडिगो, ताना भगत, एका, ये सारे होंगे। तो ये थोड़ा सा अगर आइडिया रहता है ना, तो क्वेश्चन एलिमिनेट करने में इजी होता है। तो एक बार आप देख ले सारे, सन्यासी से शुरू होकर संथाल तक एंड किया, यानी सन्यासी काफी पुराना है संथाल से, ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कूका देख लिया हमने। अब हम देखेंगे रत्नागिरी एक्सकेवेशन। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक्सकेवेशन शुरू की रत्नागिरी में, जो कि एक बुद्धिस्ट साइट है उड़ीसा की। ये आपका जयपुर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है, ठीक है। जयपुर डिस्ट्रिक्ट है, जयपुर वो राजस्थान मत समझ जाइएगा, ये उड़ीसा में है। यहाँ पे आपको एक कोलोसल बुद्धा हेड मिला, पाम मिली, और बहुत सारी बुद्धिस्ट रिलेटेड चीजें मिली। रत्नागिरी ना महायान और तंत्रयान बुद्धिज्म का बहुत बड़ा हब था, और ये उड़ीसा की मैरीटाइम ट्रेड से भी लिंक्ड है। और इसी वजह से जो बुद्धिज्म स्प्रेड है ना, यहाँ से साउथ ईस्ट एशिया तक गया, क्योंकि ईस्टर्न कोस्ट रीजन है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो आपको पता ही होगा जनवरी 23 को एनुअली हम लोग पराक्रम दिवस मनाते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ऑनर करने के लिए। ये पराक्रम दिवस 2021 में शुरू हुआ था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये बेसिकली नेताजी की लेगेसी को सेलिब्रेट करने के लिए था। सुभाष चंद्र बोस की बात की जाए तो इनका जन्म 1897 कटक उड़ीसा में हुआ था। इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का फाउंडेशन किया था। इन्होंने ही बोला था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। और आजाद हिंद गवर्नमेंट भी इन्होंने 1943 में बनाई थी। ये तो बहुत कम चीजें हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। सुभाष चंद्र बोस की अगर हिस्ट्री हम बात करने जाएं तो ये क्लास छोटी पड़ जाएगी। He was such a magnificent, towering personality in our Indian freedom struggle. ठीक है, he has given us a lot of important milestones, and he died for our नेशन एंड इंडिपेंडेंस। फिर है लिबिया लोबो सरदेसाई। लिबिया लोबो सरदेसाई एक फ्रीडम फाइटर है गोवा से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, फीमेल फ्रीडम फाइटर ऐसे भी इंपॉर्टेंट है। इनको पद्मश्री दिया गया फॉर हर रोल इन लिबरेशन स्ट्रगल। क्या किया था इन्होंने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो शी वाज बोर्न ऑन May 25, 1924 गोवा। शी operated an underground radio known as Voice of Freedom of Goa 1955 से 1961. She played a key role in Goa liberation from Portuguese rule. तो पोर्टुगीज के रूल से बचाने के लिए गोवा लिबरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन्होंने। ये है आपकी लिबिया लोबो देसाई। एंड वी हैव देवी अहिल्याबाई होलकर। इनके बारे में तो लोगों ने पढ़ा होगा। आई एम प्रिटी श्योर कि बहुत कम लोगों को लिबिया लोबो सरदेसाई के बारे में पता था, पर देवी अहिल्याबाई होलकर के बारे में हम सब जानते हैं। अभी उनकी स्पेशल लेक्चर मार्किंग 300th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ देवी अहिल्याबाई होलकर होस्ट किया था इंदिरा गांधी
नेशनल कल्चर ऐसा करके इसका फुल फॉर्म है, वेट अ मिनट लेट मी रिकॉल, अभी हमने इस पे बात भी की। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, हाँ ठीक है। तो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स ने ये होस्ट किया। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। शी रूल्ड एज अ होलकर्स डायनेस्टी ऑफ इंदौर फ्रॉम 1767 टू 95। इन्होंने बहुत सारे काम किए थे। आफ्टर डेथ ऑफ हर हस्बैंड शी अज्यूम्ड पावर इन 1767। इनके हस्बैंड और बेटे दोनों की डेथ हो जाती है, और इन्होंने जस्टिस, वेलफेयर और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम किया था अपने रेन में, ठीक है। तो अहिल्या बाई होलकर के बारे में एक और दो चीजें बताई जाती हैं कि ये अहिल्या बाई होलकर ही थी जिन्होंने आज जो हमारा जो बनारस का टेम्पल है ना, बनारस काशी विश्वनाथ टेम्पल, उसका रिकंस्ट्रक्शन इन्होंने ही करवाया था, अहिल्याबाई होलकर ने ही करवाया था। और बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स की शी वॉज अ ग्रेट पाइनियर एंड बिल्डर ऑफ हिंदू टेम्पल्स, ग्रेट पाइनियर एंड बिल्डर ऑफ हिंदू टेम्पल्स, ठीक है। काफी हिंदू टेम्पल्स इन्होंने बनवाए थे। एंड इसमें आपका एक तो काशी विश्वनाथ टेम्पल ही होता है। ऐसा नहीं कि इन्होंने बनवाया था, इन्होंने रिकंस्ट्रक्ट करवाया था, क्योंकि वो जो हमारे इन्वेडर्स थे उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। नेक्स्ट वी हैव कोरकू लैंग्वेज। कोरकू लैंग्वेज को फैसिलिटेट करने के लिए, जो कि एमपी और महाराष्ट्र में बोली जाती है, एक फैसिलिटेशन एडुकेशन के लिए उनको एडुकेट बढ़ाया जाएगा, एडुकेशनल फैसिलिटेशन कराई जाएगी। ये एक ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज है कोरकू, जो कि कोरकू ट्राइबल कम्युनिटी बोलती है सेंट्रल इंडिया की। कहाँ की है ट्राइबल कम्युनिटी? तो सेंट्रल इंडिया की। इनका एक कल्चरल सिग्निफिकेंस है बिकॉज दे आर क्लोजली टाइड टू निहाली पीपल एंड देयर ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल। नेक्स्ट वी हैव आयरन एज इन इंडिया। तो एक स्टडी ने क्या देखा कि तमिलनाडु में आयरन एज 3345 बीसी से ही स्टार्ट हो गई थी। पहले हम मानते थे फर्स्ट मिलेनियल बीसी, लेकिन अब ये थर्ड मिलेनियल बीसी पुश हो गया है। सिविल कौन कौन से रीजन्स जहाँ पे ये आयरन की जो है वो आयरन को डिस्कवर किया गया है, वो है आपके लिए जगह इंपॉर्टेंट है। एक तो शिवगलाई, दूसरा मैलादुम्पराई, और तीसरा किल्ना मंडी। उसके अलावा और भी आयरन फर्नेसेस कहाँ मिली हैं? तो कोडुमनाल, चेट्टीपालयम और पेलुनगालुर। तो ये सारे एडवांस मेटलर्जी यहाँ पे दिखती है। ये जगह ही इंपॉर्टेंट है। मे बी क्वेश्चंस ऐसे बन जाए, डायरेक्टली आपसे जगह पूछ दिया जाए, ठीक है, किस चीज के लिए फेमस है। नाउ जीआई टैग। आप सबको पता है कि जीआई टैग क्यों दिया जाता है। ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को दिया जाता है बिकॉज ऑफ देयर यूनिक क्वालिटीज, जो उनके ओरिजिन से रिलेटेड है, जोग्राफिकली जो उनका ओरिजिन है उससे। इंडिया इस बारी एम कर रहा है कि 2030 तक हम 10,000 जीआई टैग्स दे दे, और ये जो है जीआई समागम न्यू दिल्ली में टारगेट सेट होता है। जीआई टैग मिलने से क्या फायदा है? तो लीगल प्रोटेक्शन मिलेगा प्रोड्यूसर्स को, ताकि उनको इंश्योर हो सके कि कोई अनऑथराइज्ड यूज नहीं है। सबसे ज्यादा जीआई टैग कौन से स्टेट्स? तो यूपी और तमिलनाडु लीड कर रहे हैं जीआई प्रोडक्ट्स में। इंडस वैली स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो 1 मिलियन का प्राइज देंगे उसको जो भी डिसाइफर करेगा इंडस वैली स्क्रिप्ट को। तो अब थोड़ा इंडस वैली स्क्रिप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इंडस वैली स्क्रिप्ट ना अभी तक डिसाइफर नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि ये मेनली पिक्टोग्राफिक थी। देख रहे हैं इस तरह से पिक्चर्स बनी हुई थी, कोई उस टाइम लैंग्वेज नहीं था। तभी हम कहते हैं ना इट्स पार्ट ऑफ प्रोटो हिस्ट्री। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज पार्ट ऑफ प्रोटो हिस्ट्री बिकॉज वी डोंट हैव एनी रिटन एविडेंस। और ये जो है ना वो राइट टू लेफ्ट लिखी होती थी, और समटाइम बॉस्ट्रोफ्रेडन, मतलब कि राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, कोई सीक्वेंस नहीं था इसका। ये जो मटेरियल्स है इन स्क्रिप्ट्स की, जो सील्स मिली हैं, टेबलेट, कॉपर, टेराकोटा, बॉन, आइवरी, इन सब पे आपको ये लैंग्वेज दिखती है। की सिंबल जो यूज होता था इंडस वैली में वो था यूनिकॉर्न, और बहुत सारे एनिमल मोटिव्स थे। इसमें आपको क्या याद रखना है? काव और हॉर्स नहीं मिलेगा आपको इंडस वैली की सील्स पर, ठीक है, ये याद रखना है, नॉट फाउंड ऑन सील्स। उसके बाद है हड़प्पन वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो हड़प्पन वाटर मैनेजमेंट टेक्निक कहाँ डिस्कवर हुई है? राखीगढ़ी, हरियाणा में। और ये जो है ये एक वाटर स्टोरेज है जो कि 3.4 फीट वाटर स्टोरेज एरियाज है। ये की प्रैक्टिसेस क्या है? तो अंडरग्राउंड ड्रेनेज इन सिटीज, ये सब है। स्मॉल बंड्स आपको दिखेंगी लोथल में। लोथल एक डॉकयार्ड के लिए भी फेमस है। फिर धोलावीरा हमने पढ़ा ही था, चैनल्स और रिजर्वायर है, वाटर चैनल और रिजर्वायर। और मोहिंजोदारो में ग्रेट बाथ मिला था, दिस इज योर ग्रेट बाथ। उसके बाद है सेंट नरहरि तीर्था। तो ये एक आइडल, मतलब एक मूर्ति सेंट नरहरि तीर्था की डिस्कवर हुई है सीमाचलम टेम्पल विशाखापट्टनम में, ठीक है।
तो ये सिंहाचलम टेम्पल जो है, इसके बारे में बात करेंगे हम पहले। सेंट नरहरि तीर्थ, तो 13th सेंचुरी में ये माधवाचार्य के डिसाइपल थे। आप जब भी पढ़ते होंगे भक्ति मूवमेंट तो आप माधवाचार्य के बारे में पढ़ते होंगे। ये बहुत ही फेमस थे। इन्होंने ना द्वैत फिलॉसफी दी थी, द्वैत फिलॉसफी, जिसको डुअलिज्म बोलते हैं। माधवाचार्य ने डुअलिज्म, ठीक है। ये स्कूल ऑफ वेदांता था जो एम्फसाइज करते थे कि इंडिविजुअल और सोल और अल्टीमेट रियलिटी के बीच में डुअलिटी है, और ये एडवोकेट करते थे कि जो डिवोशन टू पाथ है वही पाथ टू लिबरेशन है। डिवोशन टू गॉड इज इक्वल टू पाथ ऑफ लिबरेशन या पाथ टू लिबरेशन, ठीक है। ये ऐसा बोलते थे। और ये बेसिकली डुअलिज्म का मतलब है डुअलिटी है, आप में और भगवान में डुअलिटी है, ऐसा बोलने की कोशिश करते हैं। आपके सोल और अल्टीमेट रियलिटी में डुअलिटी है, ठीक है। और इनके कॉन्ट्रीब्यूशन, अब सेंट नरहरि तीर्थ इन्हीं के डिसाइपल थे। इनका कंट्रीब्यूशन सेंट नरहरि का है कि इन्होंने यक्षगान, जो कि एक ओपन थिएटर है, वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, और बलायु अटा जो कि एक पार्ट ऑफ वैष्णव भक्ति है। इनका कॉन्सेक्रेशन जो है वो कहाँ पे हुआ है, तो हम्पी। हम्पी कहाँ पे, कर्नाटका में। यहाँ पे चक्र तीर्था है, वहां पे इनका कंसेक्रेशन हुआ था, ये देख लीजिए। देन वी हैव कलेरी पट्टू। कलेरी पट्टू की बात करा जाए तो कलेरी पट्टू है क्या? कलेरी पट्टू इज अ मार्शल आर्ट, ठीक है, जो कि 38th नेशनल गेम्स में इंक्लूड हुआ है। जो कि कहाँ हुई थी अभी 38th नेशनल गेम, तो उत्तराखंड में। कलेरी पट्टू का ओरिजिन केरला में हुआ था, और ये संगम पीरियड के टाइम का है। कलेरी पट्टू में कलेरी का मतलब होता है ट्रेनिंग प्लेस, और पयट्टू का मतलब होता है फिजिकल प्रैक्टिस। कलेरी पट्टू भी दो तरह का होता है, वडक्कम और थिक्कन। वडक्कम आपका नॉर्दर्न स्टाइल इन मालाबार का है, और थिक्कन आपका सदर्न स्टाइल इन त्रावणकोर का है। तो इसके भी टाइप्स हैं, ये पता होना चाहिए। फिर कोंडा रेड्डी ट्राइब। कोंडा रेड्डी ट्राइब जो है ना, वो लिव इन रिलेशनशिप में रहना प्रेफर करते हैं रादर देन बीइंग मैरिड। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि मैरिज इज कॉस्ट अ लॉट, बहुत हाई वेडिंग कॉस्ट आ जाती है। ये कोंडा रेड्डी ट्राइब आपको पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, पीवीटीजीज, और ये आपको ईस्ट और वेस्ट गोदावरी यानी आंध्र प्रदेश और खम्मन तेलंगाना के पास दिखती हैं। फेथ और फेस्टिवल की बात की जाए तो ये वर्शिप करते हैं मुथलियामा और भूमि देवी को, और सेलिब्रेट करते हैं गंगम्मा पंडुगा। हट्टी ट्राइब। हट्टी ट्राइब आपको कहाँ दिखने को मिलती है? ये हिमाचल प्रदेश की ट्राइब्स है, ठीक है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। ये शेड्यूल्ड ट्राइब है, 2023 में अमेंडमेंट करके इनको एसटी का स्टेटस मिला था हट्टी ट्राइब्स को। और ये अपने हार्ट्स में प्रोडक्ट को सेल करने के लिए फेमस है, वीकली हार्ट्स लगाती हैं। ये एक त्योहार मनाते हैं जिनका नाम है बोडा त्योहार या फिर माघों का त्योहार, जो हिमाचल प्रदेश में शुरू होता है। देन वी हैव हार्वेस्ट फेस्टिवल। आपको पता होगा जब फरवरी मार्च का महीना होता है ना, तो बहुत सारे स्टेट जो है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाते हैं, और वो हार्वेस्ट फेस्टिवल एक ही टाइम पे अलग अलग स्टेट्स में होती है, मतलब टाइमिंग मोर और लेस बहुत आगे पीछे नहीं होती। जैसे लोहरी नॉर्थ इंडिया में लोग मना रहे होते हैं विंटर मार्क एंड करने के लिए। मकर संक्रांति आपको बिहार, यूपी और गुजरात वगैरह में मनाते हैं, ये समर को ऑनसेट करने के लिए। पोंगल आपके साउथ इंडिया में, वहां पे सन गॉड को डेडिकेटेड है पोंगल फेस्टिवल, 4 दिन चलता है। और बोगाली बिहू आपके असम में चलता है, ये भी हार्वेस्ट सीजन को एंड को मार्क करता है। फिर कुंभ मेला, आपको पता है अभी महाकुंभ हुआ है 2025 में। ये कुंभ हर 12 साल पे होता है, यूजुअली कुंभ हर 12 साल पे होते हैं, ये वाला 144 ईयर्स पर हुआ था। कुंभ होता कहाँ का है? तो ये प्रयागराज में होता है, हरिद्वार में होता है, उज्जैन और नासिक, यानी 4 जगह में। और ये किसके कॉन्फ्रेंस पे? जहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती है ना, उन्हीं के संगम पे कुंभ होता है। यूनेस्को ने कुंभ इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ना कि यूनेस्को ने इसको इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज बोला है, ठीक है। महाकुंभ जो होता है वो यूनेस्को के हिसाब से इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, राइट। अब ये जो है ना, यूनेस्को ने इसको 2017 में रिप्रेजेंटेड फ्रांस की कोलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका। तो वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज ने खुद को डिस्टेंस कर लिया है ट्रेडिशनल कोलोनियल टाइज विद फ्रांस, सीकिंग न्यू पार्टनरशिप, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो अर्ली वेंचर क्या है? फ्रांस ने कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया था अफ्रीका को 1830 में, और एल्जियर्स को पहले कंट्रोल किया। फिर बाद में इन्होंने सेनेगल, आइवरी कोस्ट, गैम्बिया सबको कंट्रोल में ले लिया। फिर बर्लिन कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें फ्रांस ने फॉर्मलाइज कर ली अपनी ट्रीटी क्लेम्स कि ये टेरिटरी हमारी है, और इस वजह से इन्होंने अपना जो फ्रांस जो भी इन्होंने कब्जा किया था अफ्रीका को, ये नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका को भी कंट्रोल कर लेते हैं। डायरेक्ट रूल क्या है? तो फ्रांस ने इम्पोज किया था सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, वीकनिंग ट्रेडिशनल अफ्रीकन पावर स्ट्रक्चर। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन क्या है? तो एक्सटेंसिव यूज इन्होंने किया इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के अफ्रीका का, फोर्स्ड लेबर कराई लोगों से, गोल्ड, कोको, टिम्बर सब ले लिया।
डीकोलोनाइजेशन क्या थी, तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स हुई थी जिस वजह से इंडिपेंडेंस आया था। तो इनका एक सिस्टम था दैट इज फ्रैंका फ्रीक सिस्टम, उसके इन्फ्लुएंस में, ठीक है। फ्रांस ने इसको रिटेन कर लिया, क्यों? क्योंकि फ्रैंका फ्रीक सिस्टम की वजह से, इन्फ्लुएंस की वजह से। नेक्स्ट वी हैव ईरान कैपिटल शिफ्ट टू मार्कान एंड अलेक्जेंडर्स लेगेसी। ईरान प्लान कर रहा है कि वो अपनी कैपिटल तेहरान से लेकर की जगह मकरान में शिफ्ट कर दे, ठीक है। और ये हिस्टोरिकली क्यों है ये इम्पोर्टेंट, इसलिए क्योंकि तेहरान ईरान की कैपिटल 200 साल से रही है, जब से कजार डायनेस्टी थी। रीजन क्या है? तेहरान में बहुत ओवर पॉपुलेशन है, पोल्यूशन है, वाटर स्कैर्सिटी, एनर्जी शॉर्टेज है। और मकरान इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि मकरान में मैरिटाइम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है, तो ईरान की इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगी। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अपने थर्ड ऑफ मेन लूज कर दिए थे मकरान में, जब वो रिट्रीट कर रहे थे ना, इंडिया से वापस आ रहे थे तब। तो इसलिए मकरान की एक लेगेसी अलेक्जेंडर से कनेक्शन है। सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन को एनिवर्सरी हो गई है, और 25 दिसंबर को सोवियत यूनियन फॉर्मली खत्म हो गया था। इन्होंने क्रेमलिन से फ्लैग गिरा दिया था। 1917 में जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ था ना, और रोमानोव डायनेस्टी की एंड हुई थी, वहां से आपकी स्टार्ट होती है फॉर्मेशन ऑफ यूएसएसआर की। बहुत इवेंट्स हुए थे, जैसे सार निकोलस वहां पे रूल कर रहे थे रशिया में, वो अपना थ्रोन छोड़ते हैं, उसको फेब्रुअरी रेवोल्यूशन कहते हैं। अक्टूबर रेवोल्यूशन में लेनिन आते हैं और वो बोल्शेविक्स पावर में आ जाते हैं, लोकल लोग। फिर रशियन सिविल वॉर होती है जिसमें बोल्शेविक्स जीत जाते हैं और पावर कंसोलिडेट कर लेते हैं, और फिर यूएसएसआर 1922 में बनता है, जो कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स होते हैं। उसमें इतनी सारी कंट्रीज रहती है, रशिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्दोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, ये सब यूएसएसआर के पार्ट थे। फिर है मोदवेत फेस्टिवल। टोडा ट्राइब जो तमिलनाडु की है ना, वो मोदवेत फेस्टिवल मनाती है, जो कि इनका न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का तरीका है नीलगिरी में। ये हर साल दिसंबर के एंड के संडे में मनाया जाता है, या फिर फर्स्ट ऑफ संडे ऑफ जनवरी मनाया जाता है। यहाँ पे ये लोग मूनपू टेम्पल में सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ के जो मेन है, विमेन अलाउड नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें विमेन अलाउड नहीं है, तो आपको याद रखना मोदवेत फेस्टिवल में विमेन अलाउड नहीं है। और मेन यहाँ पे आते हैं 80-80 किलो का बोल्डर उठाकर अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। सारे 80-80 किलो का बोल्डर उठाएंगे। देन वी हैव संस्कृत इंस्क्रिप्शन फाउंड इन पीओके। तो 4th सेंचुरी की एक संस्कृत इंस्क्रिप्शन गिलगित बल्तिस्तान में दिखी है, जो कि पीओके में है। पॉलिटिकल इंसाइट्स क्या है? तो ये आपको रूलर्स, डायनेस्टी और कॉन्क्वेस्ट बताती है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल क्या है? रेवेन्यू सिस्टम, लैंड ग्रांट, टैक्सेशन वगैरह सब दिखाती है, मतलब ये सब संस्कृत में लिखा हुआ था। देन वी हैव 162nd एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो आप सबको पता है कि स्वामी विवेकानंद नेशनल डे पर पीएम मोदी जी ने विकसित भारत यंग लीडर्स को सेलिब्रेट करने को कहा। 162nd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, तब उनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता। ये डिसाइपल थे रामकृष्ण परमहंस के, और इन्होंने मेडिटेशन किया था विवेकानंद रॉक, जो कन्याकुमारी है वहां पे। वो स्विम करके जाते थे वहां पे, और वहां उनको स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट मिलती है। वेदांत फिलोसफी को इंट्रोड्यूस करते हैं और योगा को वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस कराते हैं स्वामी विवेकानंद। इसलिए नियो वेदांता या नियो हिंदुइज्म के प्रोपोनेंट भी माने जाते हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने बहुत सारे ह्यूमन वैल्यूज पे एम्फेसाइज किया, विमेन एम्पावरमेंट पे, सस्टेनेबल प्रोग्रेस पे। इन्होंने बोला कि मैन मेकिंग एडुकेशन को एडवोकेट किया, और उन्होंने बोला कि ये रीजनरेट करेगा हमारी मातृभूमि को। इन्होंने योगा के पाथवेज बताए थे जो आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। इन्होंने राज योगा, कर्म योगा, ज्ञान योगा, भक्ति योगा बताया था, और ये सारे पाथ थे। इनके हिसाब से अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आपको राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और डिफेंस की बात की जाए तो एक संजय बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम है। आपने अगर महाभारत पढ़ी होगी, इफ यू आर अवेयर, तो आपको पता होगा कि संजय महाभारत में सारी चीजें बताते थे, ठीक है। वो सारी चीजें बताते थे कि वहां पे क्या हो रहा है, संजय पूरी इंफॉर्मेशन दे रहे थे। तो इसी तरह से हम भी बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम लेकर आए हैं जिसका नाम संजय है। ये एक ऑटोमेटेड बैटलफील्ड सर्वेलेंस है जो कि रियल टाइम इनपुट देगा। जो भी वॉर चल रही होगी या कुछ भी चल रहा होगा बैटलफील्ड पे, उसकी रियल टाइम इनपुट देगा, जैसे संजय दे रहे थे, ठीक है। और इन्होंने इसको डेवलप किया अपनी इंडियन आर्मी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने, और ये बहुत अच्छे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा हमारा। देन वी हैव सुनोबायोस। यूएस ने अनाउंस किया एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप।
जिसमें यूएस और इंडिया मिलकर सोनोबायोस बनाएंगे सबमरीन ट्रैक करने के लिए। सोनोबायोस एक्सटेंडेबल सोनर बायोस होते हैं जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर में यूज होते हैं। पानी के अंदर जाकर चेक करते हैं कि वॉल्यूम के थ्रू, वॉइस के थ्रू इनके ऊपर जब कोई एयरक्राफ्ट या शिप डिप्लॉय होती है ना, तो वाटर के इम्पैक्ट से इनको पता चल जाता है रेडियो ट्रांसमीटर्स की मदद से कि कितने दूर कोई सबमरीन तो नहीं। तो सबमरीन को ट्रैक करने के लिए एंटी सबमरीन वारफेयर में बहुत यूज होता है इनका। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ध्रुव हेलीकॉप्टर। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो इंडियन कोस्ट गार्ड की ये ध्रुव हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो जाती है, और इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हमारी इंडिजिनस एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है ध्रुव हेलीकॉप्टर। और ध्रुव के अलग अलग वेरिएंट्स है, जैसे मार्क 1 मार्क 2 बेसिक यूटिलिटी वाले हैं, मार्क 3 एडवांस वर्जन है और मार्क 4 को रुद्र बोलते हैं। ये आर्म्ड वेरिएंट है, ये अटैक भी कर सकता है और ऑपरेशंस भी सपोर्ट करता है। इंटरपोल आपको पता होना चाहिए, इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और ये सीबीआई अपनी इंडिया में सीबीआई इसको जो है वो देखती है, मतलब इंडिया में सीबीआई इज द वन जो इंटरपोल के साथ कनेक्टेड है। तो होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है जो कि इंटरपोल के साथ इंटीग्रेट हो जाएगी। तो मिनिस्ट्री पता होनी चाहिए कौन सी मिनिस्ट्री है और भारत पोल क्या करते हैं। ये कनेक्ट करेगा इंटरपोल नोटिसेस, रेफरेंसेस, ब्रॉडकास्ट और रिसोर्सेज। इंटरपोल आपकी 1923 में हुई थी स्टैब्लिश, लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। 196 मेंबर कंट्रीज एंड ऑफ कोर्स इंडिया भी होगा। डिजिटल डेटा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट कई बार हम बात कर चुके हैं। कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम को रिव्यू करती है, और ये कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम 2005 में बनी थी। इसके अंदर 73 कोस्टल पुलिस स्टेशन, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस हुई थी और भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव टेलीकम्युनिकेशन रूल्स। तो इंडियन गवर्नमेंट ने टेलीकम्युनिकेशन रूल्स 2024 रिलीज की है जो कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1951 को सुपरसीड करेगा। इसमें ऑथराइज्ड एजेंट्स जो है वो मैसेजेस देख पाएंगे, अगर पब्लिक इमरजेंसी या सेफ्टी कंसर्न होंगे तो कुछ एजेंट्स होंगे जो मैसेजेस चेक कर पाएंगे। और लीगल बेसिस किससे मिल रहा है इसको, तो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 और आईटी एक्ट 2000। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिक्लेयर करती है ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डिक्लेयर किया 2025 को एज द ईयर ऑफ रिफॉर्म्स टू मॉडर्नाइज द आर्म फोर्सेस। इसने इनहांस किया सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन और जॉइंट ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज। फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज आपको बता दिया, आजकल ना नॉर्मल वॉरफेयर नहीं होता है, मॉडर्न वॉरफेयर में ना ये सीधे वॉर में एक दूसरे के साथ वेपन लेकर नहीं आ जाते। आज के वॉर में साइबर अटैक्स, प्रॉक्सी वॉरफेयर और एआई का यूज हो रहा है। दिस इज योर मॉडर्न वॉरफेयर। उसके अलावा यूनियन मिनिस्ट्री ने बैंक्स को अर्ज किया है कि वो I4C को इंटीग्रेट कर दे फाइनेंशियल फ्रॉड को असेस करने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की इनिशिएटिव है I4C, दैट इज इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो साइबर क्राइम्स देखती है स्पेशली विमेन और चिल्ड्रन के अगेंस्ट। फिर है पिग बुचरिंग स्कैम। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने बोला कि एक साइबर फ्रॉड हो रही है जिसका नाम है पिग बुचरिंग स्कैम। तो जो भी साइबर फ्रॉड है आपको याद रखना होगा, ये एक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है जिसमें एक ग्रेजुअल मॉनिटरी ल्यूरिंग करता है। स्कैमर आपको बोलता है कि ये पैसा देंगे और भाग जाता है। दिस इज पिग बुचरिंग स्कैम, और ये बेसिकली अनएम्प्लॉयड यूथ, हाउसवाइफ्स और स्टूडेंट्स को टारगेट करते हैं। नेवल कॉम्बेटेंट्स जैसे कि आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर कमीशन हो गई हैं। इन पे हमने कई बार बात भी किया है। नीलगिरी जो एक स्लीथ फ्रिगेट है, वागशीर एक स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, और आईएनएस सूरत एक मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। देन वी हैव एंटी टैक गाइडेड मिसाइल, इस पे भी हमने बात करी हुई है। भार्गवास्त्र, इंडिया ने सक्सेसफुली भार्गवास्त्र जो कि पहली माइक्रो मिसाइल है जो स्वॉर्म ड्रोन्स को काउंटर करेगी, इसको टेस्ट किया। ये ड्रोन्स को 6 किलोमीटर से ही पकड़ लेगी और फिर ये एक साथ 64 टारगेट से इंगेज कर सकती है। प्रलय और पिनाका हमने कई बार बात करा हुआ है। यूरो ड्रोन प्रोग्राम, इंडिया ने यूरो ड्रोन प्रोग्राम लॉन्च कर लिया एज एन ऑब्जर्वर मेंबर। इसमें आपके अनमैन्ड एरियन व्हीकल्स जो है चेक किया जाएगा, मेल अनमैन्ड एरियन व्हीकल्स, और इसके मेंबर जर्मनी, फ्रांस और इटली है। संजय सिस्टम पे बात कर ही लिया है हमने। ये कुछ सोनोवायस बात की है। सुसाइड अमंग सीएपीएफ पर्सनल, तो सीएपीएफ जो आर्म फोर्सेस होती है ना, पैरामिलिट्री फोर्सेस, उसमें बहुत ज्यादा सुसाइड के केसेस देखे गए एंड इट इज बिन इंक्रीजिंग ओनली, क्योंकि इनको मेंटल हेल्थ चैलेंजेस होती हैं, कोई साइकोलॉजिकल हेल्प नहीं है, स्ट्रेसफुल डिप्लॉयमेंट नक्सल अफेक्टेड एरियाज में बिना ब्रेक के, तो इट कॉजेज स्ट्रेस एंड मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेंथ, क्योंकि वो अपनी फैमिली से भी दूर रहते हैं। देन 2025 को एज एन ईयर फॉर ऑफ रिफॉर्म फॉर डिफेंस रोल, डिफेंस में बहुत चेंजेस हुई हैं 2025 में, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डिक्लेयर कर दिया 2020 मतलब हुई नहीं है, होंगी ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, ताकि टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज आ सके। इस साल साइबर स्पेस, एआई, इन सब पे फोकस होगा। ये बेसिकली डेटाज हैं
टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो इंडिया में डिक्लाइन हुई है, 2.1 इज नीडेड फॉर अ स्टेबल पॉपुलेशन, जो कि कम होती दिख रही है अकॉर्डिंग टू अ स्टडी। और सुप्रीम कोर्ट ने रूल 15 ऑफ आरपीडब्ल्यूडी रूल 2027 बताया है कि इट नीड्स स्ट्रॉन्गर डिसेबिलिटी एक्सेस मेजर। ओके, तो वो डिसेबिलिटीज पे भी हमने थोड़ा डिस्कस किया ही था। These are more or like data. ऑनर किलिंग की केसेस जो है वो अभी भी देखी जा रही है। इट इज ट्राइड टू स्ट्रिक्ट नॉर्म लाइक मैरिज, सेक्सुअलिटी एंड मोडेस्टी। एनसीआरबी बताता है कि 25 ऑनर किलिंग्स हुई थी 2019 में एंड 33 हुई 2021 में। सो द नंबर इज राइजिंग विच इट शुड नॉट बी। कॉम्बैटिंग एडोलेसेंट प्रेगनेंसी इन इंडिया, तो एक स्टडी हुई टीन प्रेगनेंसी पे, तो देखा गया कि टीनेज प्रेगनेंसी इंडिया में कम हुई है एंड 24% रेट्स गिर गए, विच इज वेरी नाइस एंड गुड फॉर इंडिया। बर्डन ऑफ पॉवर्टी, वर्ल्ड बैंक ने हाईलाइट किया है पॉवर्टी के बारे में कि पॉवर्टी रिडक्शन स्लो डाउन हुआ है जिस क्योंकि इकोनॉमिक शॉक्स और क्राइसिस देखी गई हैं। आपको पता है सब सहारन और साउथ अफ्रीका रीजन में सबसे ज्यादा पॉवर्टी बढ़ी है इन्फ्लेशन, कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेट चेंज के वजह से। ई केवाईसी वेरिफिकेशन, ई केवाईसी वेरिफिकेशन बर्डन ऑफ प्रूफ इंडिविजुअल से सर्विस प्रोवाइडर पे डाल देता है और इससे कंसर्न आती है एक्सक्लूजन और वेरिफिकेशन एक्यूरेसी की। ई केवाईसी है क्या? तो इट्स अ डिजिटल प्रोसेस जिसमें आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई की जाती है यूजिंग बायोमेट्रिक्स एंड आधार। तो बर्डन ऑफ प्रूफ पहले इंडिविजुअल्स पे हुआ करता था बट अब सर्विस प्रोवाइडर पे आ गया है कि वो एक्यूरेट वेरिफिकेशन करवाएं, तो इश्यू ऑफ एक्यूरेसी आ जाती है। According to a deep dive into India's schooling system of a report, हाई ड्रॉप आउट्स रेट देखी गई है और इंफ्रास्ट्रक्चर गैप देखा गया है टीचर ट्रेनिंग में भी, राइट। उसके बाद नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पे हमने बात की थी। एसर रिपोर्ट रिलीज करता है प्रथम एनजीओ। इसकी जो रिपोर्ट की डेटाज है ना, आप अपने आंसर में मेंस में कोट करना, यू विल गेट वेरी नाइस मार्क्स। इसके ऊपर इन्होंने क्या देखा, क्लास 3 में इंप्रूवमेंट देखी गई। अरिथमेटिक स्किल्स, क्लास 3 के स्टूडेंट्स को सब्ट्रैक्शन जो वो कर रहे थे दैट इंक्रीज फ्रॉम 28.1% टू 33.7%। स्मार्टफोन एक्सेस बढ़ गया है 89% 14 से 16 साल के बच्चों में। और गवर्नमेंट स्कूल शोड मोर प्रोग्रेस एंड नैरोइंग द गैप, विच इज वेरी नाइस थिंग। स्टैम्पीड क्या होता है? स्टैम्पीड इज ओवर क्राउडिंग। और अभी आप देखोगे पॉपुलर फेस्टिवल जैसे अभी कुंभ में भी स्टैम्पीड हो जाती है एंड लॉट्स ऑफ पीपल लूज देयर लाइव्स। तो व्हाट नीड्स टू बी डन? एडुकेट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स नहीं है, तो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बनाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटिशन में सेम सेक्स मैरिज को डिसमिस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट रिफ्यूजेस टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज, क्योंकि इनका कहना है, इंडिया का लीगल स्टैंड, कि सेम सेक्स मैरिज इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर करंट लॉज। तो बेसिकली लॉज ही चेंज करनी पड़ेंगे जो लेजिस्लेटिव का काम है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट कैन नॉट, इट रूल्ड दैट द स्पेशल मैरिज एक्ट डज नॉट अप्लाई टू सेम सेक्स कपल। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि स्पेशल मैरिज एक्ट सेम सेक्स कपल पे नहीं आता, इट्स अप टू पार्लियामेंट टू फॉर्मुलेट न्यू लॉज। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। सेम सेक्स कपल कैन enjoy benefits under Article 21 similar to live-in partners, live-in partners जैसा जो बेनिफिट्स है बट नॉट एज मैरिड कपल। स्विट्जरलैंड ने बुर्का बैन कर दिया, तो ये सारी चीजें उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए। कर्नाटका गवर्नमेंट ने हिजाब बैन किया था, नॉट दैट इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज व्हाट कोर्ट की रूलिंग ने अपहेल्ड किया था बैन की। हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। आपको यहाँ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस पे ध्यान देना है, इट इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप जब भी आप आर्टिकल 25 पढ़ते हो ना, तो आप एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस के ऊपर थोड़ा सा एम्फेसिस आ जाता है कि व्हाट आर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, और बुर्का was not considered, hijab as a religious practices, and ऐसे बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स आती हैं। मैनुअल स्कैवेंजिंग, एनएचआरसी ने डिस्कस किया राइट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड डिग्निटी टू लिव। आर्टिकल 17 और 21 वायलेट होता है इफ समबडी इज गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन मैनुअल स्कैवेंजिंग। ग्लोबल न्यूट्रिएंट टारगेट सेट किया वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने, फोकसिंग ऑन मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन। टारगेट यही है कि 40% स्टंटिंग रिड्यूस करनी है, एनीमिया रिड्यूस करना है, बर्थ वेट रिड्यूस करना है। अभी रिसेंटली कर्नाटका हाईकोर्ट ने रूल किया कि ट्रांसजेंडर पीपल कैन चेंज देयर नेम एंड जेंडर ऑन बर्थ सर्टिफिकेट। बेसिकली जो पिटिशनर थे ना, उसने सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवा ली, तो अब क्या है ना, वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट पे जेंडर चेंज करना चाहती थी, तो इसी के लिए वो करने नहीं दे रहे थे। लीगल ऑब्जेक्शंस आ रहे थे क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ रिस्ट्रिक्ट करता है समवन टू चेंज देयर बर्थ सर्टिफिकेट अनलेस देयर इज एन एरर। एक बार बर्थ सर्टिफिकेट बन गया तो बन गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने फेवर में रूल किया because the petitioner argued that the law violated her right to live with dignity, जो कि आर्टिकल 21 के अंदर आता है। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू लिव इन डिग्निटी अंडर 21।
हजार्डस वेस्ट ये हमने बात की ही थी। इंसिनरेशन, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट टारगेट करता है कि मलेरिया फ्री स्टेटस मिल जाए इंडिया को बाय 2030। मलेरिया किससे होता है ये भी हमने डिस्कस किया था। इंडिया एम करता है जीरो इंडिजिनस मलेरिया केसेस बाय 2070 और मलेरिया फ्री स्टेटस बाय 2030। ग्लोबल पोलियो रिसर्जेंस, डब्ल्यूएचओ ने क्या देखा, पाकिस्तान, कैमरून और यूरोप में पोलियोस के केसेस बढ़ रहे हैं। पोलियो आपको पता है ये पोलियो वायरस से होता है जो रेस्पिरेटरी रूट लेता है, और वाइल्ड और वैक्सीन डिराइव पोलियो दो तरह के होते हैं। वैक्सीन डिराइव पोलियो क्या होता है ना, जब आप इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन देते हो ना किसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंसान को, तो उसमें वो वैक्सीन डेवलप हो जाता है एंड पोलियो कॉज कर देता है। भारत रणभूमि दर्शन जो है, इट्स अ वेबसाइट एंड ऐप दैट हैज बीन लॉन्च फॉर बैटलफील्ड टूरिज्म। बस याद रखो, रणभूमि बैटलफील्ड टूरिज्म, इसमें आपको वर्चुअल टूर्स दिखाएंगे। कौन कौन सी साइट्स इंक्लूडेड है ये इंपॉर्टेंट, किबूथू, पैंगोंग सो, रेजलांगना एंड डोकला, क्योंकि यहाँ सारे ऐसे रीजन है ना जहाँ बैटल हुई है। तो ये टूरिज्म की तरह भारत रंगभूमि दर्शन रिलीज हुआ है, लॉन्च हुआ है। देन अभी रिसेंटली नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने दिया। कौन कौन से अवार्ड है यहाँ आपको सारे अवार्ड, क्योंकि अब यूपीएससी स्टार्टेड फोकसिंग ऑन स्पोर्ट्स। खेल रत्न आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस 4 साल के लिए, अर्जुन अवार्ड कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स फॉर 4 ईयर, द्रोणाचार्य टॉप कोचेस को मिलता है, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्रमोशन एंड डेवलपमेंट फॉर स्पोर्ट्स के लिए दी जाती है। आपको पता ही होगा ऑक्सफैम जो है वो रिपोर्ट निकालती है इनइक्वालिटी के ऊपर, ठीक है। तो वेल्थ इनइक्वालिटी इंडिया में टॉप 1% जो है वो 40% वेल्थ रखते हैं, और बॉटम 50% के पास सिर्फ 3% वेल्थ है। नेक्स्ट, एम्पावर बिज, नीति आयोग की विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है। पहली चीज तो पता होनी चाहिए नीति आयोग की विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है एम्पावर बिज, सपनों की उड़ान। एम्पावर के में आप देखोगे तो POWR की जगह POHER यूज किया है, हर फॉर विमेन। तो ये क्या करेगा, एम्पावर बिज सपनों की उड़ान, इट विल एम्पावर विमेन बाय प्रोवाइडिंग स्किल्स रिसोर्सेज फॉर बिजनेस सक्सेस। सपोर्ट कैसे दिया जाएगा, तो मेंटरशिप दी जाएगी, रिटेल मैनेजमेंट, डिजिटल टूल, फाइनेंशियल लिटरेसी और बिजनेस डेवलपमेंट। वर्ल्ड इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म हैज ग्रोन फ्रॉम एन एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म इन 2018 टू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन 2022। तो ये सारी कुछ विद दिस वी हैव कंप्लीटेड जनवरीज करंट अफेयर मैगजीन, एंड आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। कीप रिवाइजिंग, कीप रीडिंग, एंड बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है आप लोगों के पास, very less time is in your hand, so you have to be smarter and efficient, and for that आपको करंट को स्टैटिक के साथ क्लब करके पढ़ना है, टेस्ट्स लगानी है, एंड एट द सेम टाइम खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है, एंड कंसिस्टेंसी का गेम है। अभी कुछ महीने एकदम तोड़ के पढ़ना पड़ेगा, यू विल हैव टू फॉरगेट एवरीथिंग, फ्रेंड्स, सोशल मीडिया, क्योंकि बहुत कम टाइम है। इट इज लाइक डू और डाई सिचुएशन, एंड फॉर दैट यू विल हैव टू गिव योर बेस्ट। So all the best from my side, and we'll meet in the next session जो फरवरी की मैगजीन आ जाएगी। तब तक that's not that important, पहले की जो मैगजीन्स हैं उनको कंप्लीट करके रखिए, फेज 2 के भी लेक्चर्स को कंप्लीट करके रखिए, एंड when we'll have a lecture on फरवरी में मैं आई गेस रिपीटेड टॉपिक्स ही होंगे, so we'll be able to finish it very quickly, right? चलो, थैंक यू।